SLO 11.1.2 स्टडी करेंगे, डिस्क्राइब दी लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि साउंड एक वेव्स होती हैं, तो वेव्स में हमने देखा था दो टाइप्स मैकेनिकल वेव्स में, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो इसमें हमें डिस्क्राइब करना है कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल कैसे होती हैं। तो लेट सपोज ये मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया है। जब इस ट्यूनिंग फोर्क नॉर्मल कंडीशन पे होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एयर के जो लेयर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली। अब यहाँ पे जब मैं इसको ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराऊंगा, जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, जब रबर पैड पे हम लगाएंगे इसको तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। जब वाइब्रेट करेगा तो ये जो मीन पोजीशन ओ है, अब ये मूव करना स्टार्ट करेगी इस बी की तरफ। मीन्स जब ये बी की तरफ मूव करना थोड़ा स्टार्ट करेगा, जैसे कि ये यहाँ पे, अब जब ये बी पे जाना स्टार्ट करेगा, ये बी पोजीशन थी, ये ओ थी, ये ए थी, ठीक है। जब बी की तरफ आएगा तो ये इस तरफ मूव कर रहा है ट्यूनिंग फोर्क। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स इसके करीब होंगे यहाँ पे, उनको एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। जब उनको फोर्स लगेगी तो जो इसके एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली आ जाएंगे एक दूसरे के। जब क्लोजली आ जाएंगे एक दूसरे के तो वहाँ पे एक ऐसा एरिया बन जाएगा वेव में, जो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, ठीक है, करीब करीब मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब करीब करीब मॉलिक्यूल्स होंगे फिर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहेंगे। यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे मूव करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। लेकिन जब ये यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा जो है ना इस जगह पे जाएंगे, तो ये अपनी एनर्जी इस पास वाले को ट्रांसफ़र कर देंगे, ये पास वाला इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे जो है ये कंप्रेशन बन जाएगी यहाँ पे सरफेस पे। जब ये पीछे जाएगा, अब वाइब्रेट करके फिर इस पोजीशन पे आएगा ए की तरफ। जब ये यहाँ पे पोजीशन एक पे आ जाए, जब पोजीशन ए पे आ जाएगा ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, ये ओ है, ये बी है। अब जब ए पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फारदेस्ट अपार्ट हो जाएंगे, मीन्स जो है दूर दूर हो जाएंगे, और ये कंप्रेशन आगे बढ़ चुका होगा यहाँ पे। और ऐसे ही जो हमारे पास क्या हो रहे होंगे, ये जो कंप्रेशन है वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा, मीन्स जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहेंगे। फिर से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो है हमारे पास एक रेयरफेक्शन आ गया। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे दूर होते हैं उनको रेयरफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेयरफेक्शन जब ये वापस इस तरफ जाएगा तो ये रेयरफेक्शन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी जो होती है वो आगे ट्रांसफ़र कर चुके होंगे, और जो है हमारे पास जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो ये जो है हमारे पास फिर ऐसी कंडीशन में हो जाएंगे। और जब बी की तरफ जाएगा तो हमारे पास ये फिर से एक कंप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे, और ये रेयरफेक्शन आगे मूव कर चुका होगा। तो ऐसे ही जो है हमारे पास ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनते रहेंगे जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता रहेगा, और मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही वाइब्रेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन भी यही है सेम। मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में, मीन्स साउंड एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स भी सेम डायरेक्शन में है। वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स भी सेम डायरेक्शन में। जब साउंड वेव्स की डायरेक्शन और जो वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, कि द टाइप ऑफ वेव इन विच द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव आर सेम, ठीक है। यहाँ आपने पढ़ा था कि द टाइप ऑफ वेव इन विच the direction of vibrating particles or molecules is same as the direction of wave, या in which wave travel are parallel to the sound waves।
तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, जब भी कोई ऐसी वेव जिसमें एयर के मालिक्यूल्स या कोई भी मालिक्यूल्स किसी भी मीडियम के मालिक्यूल्स वाइब्रेट करें उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो है हमारे पास वेव ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे किस्म की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पे भी सेम कैसे साउंड वेव्स क्या कर रही हैं, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो साउंड वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, मींस जो उनकी नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये ट्यूनिंग फोर्क के एक नॉर्मल कंडीशन पे जब ये वाइब्रेट कर रहा है इस पे बी पे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड हो रहे हैं, मींस जो है वो करीब आ रहे हैं। जब सब मॉलिक्यूल्स अपने करीब आ जाएंगे तो यहाँ पे एक कंप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, जब ये बी से लेके यहाँ पे ओ की तरफ मीन पोजीशन पे आ गया और जब ये ए की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे और कंप्रेशन बन जाएगा, रेयरफेक्शन बन जाएगा और ये कंप्रेशन आगे मूव कर चुका होगा। ऐसे ही हमारे पास सारी जो है वेव्स वो बनती रहेंगी आगे, एंड सो ऑन, जो है वो इनफाइनाइट नंबर, जब तक हमारे पास साउंड की एनर्जी ख़त्म हो नहीं हो जाती तब तक ये जो है हमारे पास आगे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में मूव करते रहेंगे। और जो एयर के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है उनकी डायरेक्शन भी यही है और साउंड वेव्स की भी डायरेक्शन जिसमें ट्रेवल कर रहे हैं वो ये है। जब दोनों वेव्स की जो डायरेक्शन होती हैं वो सेम होती हैं, यानी जो वेव्स की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है और जो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे किस्म की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। सो होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की क्यों होती हैं। थैंक यू।